दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 मार्च, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की इस बिहार न्यूज़ में क्या होने वाला है, एक छोटी सी झलक के माध्यम से देखते हैं। तो बात करते हैं कि एमएलसी चुनाव में मिलेगा सरपंच, पंच और मुखिया को वोटिंग का अधिकार। बिहार की मांग को केंद्र की मंजूरी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत इन शहरों में रहने वाले बिहारी मजदूरों को मिलेगी बड़ी सुविधा, मंत्री ने किया ऐलान। बिहार में पीला सोना के बाद अब मिला काला सोना यानी कि कोयला का भंडार। क्वालिटी जांच के लिए भेजा गया सैंपल, बदल जाएगी बिहार की तस्वीर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की छात्रों की गुंडागर्दी, दुकानों में आगजनी तोड़फोड़। अब बिहार पुलिस में किन्नरों की होगी सीधी बहाली, बनेंगे दारोगा और सिपाही। बिहार में खुलेंगे 263 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मिलेगी कई सुविधाएं। बिहार को मिलने जा रही है नई जिला, अभी जिलों की संख्या है 38 जो बढ़कर हो जाएगी 39। दोस्तों अब बात विस्तार से तो बात करते हैं कि बिहार में जल्द ही जिलों की संख्या बढ़ सकती है, जब बिहार में एक नई जिला बनने जा रही है। ऐसा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए हैं। पिछले लंबे समय से बिहार में नए जिलों के बनाने की मांग हो रही है, जिस पर अब नीतीश कुमार ने इशारों में ये जाहिर कर दिया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों अपने राजनीतिक संघर्ष के दिनों के पुराने साथियों से मिलने के लिए मोकामा बार के दौरे पर हैं। बार नीतीश कुमार का संसदीय क्षेत्र भी रह चुका है। ऐसे में आज नीतीश कुमार बार के बेलछी गांव पहुंचे थे, जहां उनसे लोगों ने बार को जिला घोषित करने की मांग को एक बार फिर से दोहराया, जिस पर नीतीश कुमार ने उन्हें इस बात का यकीन दिला दिया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। अब ज्यादा इंतजार नहीं होगा। फिलहाल बार पटना जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ के लोगों को किसी सरकारी काम के लिए पटना आना पड़ता है। ऐसे में लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग रही है कि बार को पटना से अलग करके एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया जाए। अब नीतीश कुमार ने खुद बार को जिला बनाने की दिशा में ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मार्च के दूसरे सप्ताह में ही ठंड पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो सूरज की तपिश तेज होने लगी है। जब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि बिहार में इस बार भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है और मार्च महीने में ही पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। यानी कि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तेलंगाना, उड़ीसा समेत कई राज्यों में अभी से ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है और सुबह होते ही सूरज के तेवर तल्ख दिखाई दे रहे हैं। बिहार में भी 15 मार्च से ही अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक उछाल होगी और अधिकतम तापमान बढ़कर के 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इधर बिहार में पछुआ हवा का निरंतर प्रभाव बने रहने से तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव शुरू हो चुका है और सुबह में तो हल्की ठंड से राहत मिल ही रही है, लेकिन दोपहर होते होते सूरज के तेवर तल्ख हो जा रहे हैं और लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी के चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। इस बीच वे तरह तरह से अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग अपने हाथों में टैटू गुदवा रहे हैं। भाजपा के जीत के बाद लोगों में बुलडोजर शब्द भी काफी चर्चा में आया है और वे अब बुलडोजर के टैटू अपने हाथों में भी गुदवा रहे हैं। जब वाराणसी में लोगों ने अपने हाथों पर बुलडोजर वाले टैटू लगवाए हैं और ये काफी लोगों में देखने को मिला है। वाराणसी के एक टैटू दुकान के मुताबिक शहर में बुलडोजर वाले टैटू की मांग खूब बड़ी है। वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद एक टैटू दुकानदार ने बताया है कि यहाँ के लोगों में बुलडोजर काफी फेमस हो चुका है। लोग अपने हाथों में केवल बुलडोजर ही नहीं बल्कि बुलडोजर बाबा वाले टैटू भी गुदवा रहे हैं और इसकी भी कुछ दिनों में डिमांड खूब बड़ी है। 80 घाट के आसपास कई लोगों को ये बुलडोजर बाबा वाले टैटू लगवाए देखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक क्यों इतना फेमस हुआ बुलडोजर बाबा वाले टैटू। तो आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों ने बुलडोजर शब्द को खूब इस्तेमाल किया है। भाजपा के राज में यूपी के अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्ति और निर्माण को गिराने का काम किया गया था। इसके लिए योगी सरकार ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। जब तब से ही ये बुलडोजर शब्द चर्चा में आया है और चुनाव में भी इसका खूब इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे बलदेव सिंह औलख ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, इसीलिए बुलडोजर अब तेजी से दौड़ेगा। उन्होंने रामपुर की बिलासपुर सीट पर 307 वोट से जीत दर्ज की है। इस जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक सभा में उन्होंने ये बातें कही है। औलख ने कहा है कि हम मुसलमानों को समर्थन देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया। हमें मुस्लिमों का समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसा इस बार भी हुआ है। उन्होंने हमारे लिए कोई जगह
जगह नहीं छोड़ी है। उन्होंने आगे कहा है कि मुसलमानों की आबादी के एक बड़े हिस्से को बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। हमने सबको राशन, इलाज, घर आदि उपलब्ध कराए हैं। इसमें मुस्लिम भी शामिल है। वे अभी भी बीजेपी को हराने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। अब हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के एमएलसी चुनाव में मुखिया, पंच और सरपंच को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द इसकी स्वीकृति भी मिल सकती है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने एमएलसी चुनाव में मुखिया, पंच और सरपंच को वोटिंग करने के अधिकार को लेकर के केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को चुनाव आयोग के पास भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर चुनाव आयोग इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देता है तो फिर एमएलसी चुनाव में मुखिया, पंच और सरपंच को वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा और बिहार विधान परिषद चुनाव में ये जनप्रतिनिधि अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां बच्चों की संख्या लगभग 99 लाख से ऊपर है। ऐसे में कई जिलों से विभाग को शिकायत मिली है कि आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से नहीं चलता है और अधिकतर समय बंद रहता है। इस शिकायत के बाद अब मुख्यालय स्तर पर जांच के लिए टीम गठित की गई है, जो 14 मार्च से जिलों में रैंडम जाँच शुरू करेगी। वहीं जो केंद्र बंद होंगे उसकी पुष्टि होने पर सेविका, सहायिका के अलावा संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जाँच के लिए पहुंचे अधिकारी केंद्र से सटे आम लोगों से भी राय लेंगे ताकि आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित सही जानकारी टीम को मिल सके। इसके लिए विभाग की ओर से जांच टीम को भी एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें कर्मियों को भरना है। साथ ही जांच के दौरान टीम ने क्या क्या देखा है उसकी पूरी तस्वीर भी ली जाएगी। यहाँ सेंटर कितने बजे खुला है और बंद होता है ये भी लिखी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद उपचुनाव को लेकर के घोषणा की गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में उपचुनाव कराने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट के साथ 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर लोकसभा के लिए उपचुनाव होगा, तो वहीं पश्चिम बंगाल की बल्लीगंज सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा। पश्चिम बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र की एक सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ माह पहले ही बिहार के जमुई जिला में सोने के विशाल भंडार होने की जानकारी सामने आई थी, जिसकी खुदाई के लिए तैयारी पर केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। जहां अब जमुई जिला में पीला सोना के विशाल भंडार मिलने के बाद भागलपुर जिला में कोयले का विशाल भंडार होने की बात सामने आई है। बताया जाता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहलगांव के माधोरामपुर मौजा में स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। सर्वे में माधोरामपुर गाँव में जमीन के 350 फीट नीचे की खोदाई में मिले कोयले को क्वालिटी जांच के लिए धनबाद भेजा है। धनबाद स्थित CMPDI में कोयले की क्वालिटी का पता लगाने के बाद इस एरिया को कोल ब्लॉक घोषित किया जाएगा। अगर क्वालिटी बेहतर पाई जाती है तो फिर कहलगांव के इस इलाके की किस्मत बदल जाएगी। इससे पहले 2018 में कहलगांव के ही सिंगामारी, गंगाराम, नवादा, मंसूरपुर गाँव में कोयले की संभावना जताई गई थी। इसी साल पीरपैती के 48 गाँव में भी कोयले का भंडार मिला था। दोस्तों अब बात करते हैं कि वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को गरीबों के कल्याण के लिए लड़ने वाला नेता बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे लालू प्रसाद की विचारधारा से प्रभावित हैं। रांची, झारखंड में अपनी पार्टी को लॉन्च करने आए विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। मुकेश सहनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लालू प्रसाद यादव उनके दिल में बसते हैं और वे उनके विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। जब मुकेश सहनी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों का कल्याण करने वाले और सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के काम की भी तारीफ की है। मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा के साथ इशारों में ही बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा 325 से 274 सीट पर आ गई, इसका चिंतन उन्हें करना चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा है कि जो लोग यूपी में वीआईपी के चुनाव लड़ने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वे यही सवाल नीतीश कुमार से क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मल्लाह का बेटा हूं, इसीलिए बीजेपी के कुछ नेता परेशान करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, दरभंगा, सीवान समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के अधिकारी लोगों को जमीन से संबंधित 3 फॉर्म भरने की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ सर्वे को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने बिहार के 18 जिलों में बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक करने के आदेश दिए हैं ताकि लोग अपने जमीन का सर्वे करा सके। इससे लोगों में जमीन के कागजात अपडेट होंगे तथा भूमि विवाद की समस्या भी खत्म होगी। सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में सभी तरह की जमीन के लिए
अलग अलग फॉर्म भरना है। जहाँ अगर जमीन पुश्तैनी या फिर दादा परदादा के नाम की है तो फिर वंशावली का फॉर्म भरना अनिवार्य है। खबर के अनुसार जमीन रैयत को भूमि के सर्वेक्षण में जमीन के ब्यौरा के लिए प्रपत्र 2 फॉर्म है। जिन जिलों में जमीन का सर्वे किया जा रहा है उनमें है बिहार के पटना, गया, नवादा, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, गोपालगंज जिले में दूसरे चरण का जमीन सर्वे शुरू किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि होली को लेकर के अग्निशमन विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां पटना शहर के उन जगहों की पहचान की जा रही है जहां बड़े स्तर पर होली का दहन यानी कि जलाया जाता है। जहां इसके साथ ही उन इलाकों की भी लिस्ट बनाई जा रही है जहां अगला जलाए जाने वाले स्थान के अगल बगल में झुग्गियां झोपड़ी है। इन तमाम जगहों पर दमकल की एक गाड़ी की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौक चौराहे मसलन आयकर, गोलंबर, बर्डिंग रोड, चौराहा, कुर्दी मोड़, दानापुर चौक, बेली रोड इलाके में भी संबंधित क्षेत्र के अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ियों की तैनाती की जाएगी। इससे संबंधित आदेश भी सोमवार तक जारी कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि शनिवार को बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा बवाल हो गया। जब मेडिकल छात्र और दवाई विक्रेता के बीच कोई बात को लेकर के जमकर लाठी डंडे चले। जब बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ। इस दौरान 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। छात्रों ने 3 दवाई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। वहीं साथ में खड़ी 2 कार एवं 2 पहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। दवाई दुकानों में लगी आग इतनी भयावह थी कि सारा आकाश लाल हो गया। साथ ही वहां रखे गैस सिलेंडर में इतना जोरदार धमाका हुआ है कि आसपास का इलाका दहल गया। इस घटना में आग बुझाने के दौरान 4 दमकल कर्मी घायल हो गए, जिनमें 3 का इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी में चल रहा है तथा एक गंभीर कर्मचारी पारस अस्पताल में भर्ती है। छात्रों की करतूत को देखते हुए बगल के मोहल्ले वालों ने जब मेडिकल छात्रों का विरोध किया तो फिर छात्रों ने लोगों पर पथराव भी शुरू कर दिया, जिस कारण दोनों ओर से जमकर पथराव भी हुआ। इस दौरान फायरिंग और बम की भी आवाज सुनने आ रही थी। इस घटना में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए तो वहीं 2 महिला पुलिसकर्मी भी घायल होने की खबर है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि हमने आज तक इससे बड़ा दंगा कभी नहीं देखा है। जब छात्र मेडिकल कॉलेज पढ़ने आते हैं और इस तरह से गुंडाई करते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था। बिहार को स्टार्टअप की राजधानी बनाएंगे। बिहार के युवा अब बिहार में ही आकर के स्टार्टअप स्थापित करेंगे। ईज ऑफ ड्राइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस समेत बिहार में स्टार्टअप और उद्योगों की स्थापना के लिए शानदार इकोसिस्टम बनाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है और इसमें बहुत जल्द अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। वे दिन दूर नहीं है जब बिहार के स्टार्टअप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु जैसे शहरों में रजिस्टर करके नहीं बल्कि बिहार में रजिस्टर करके ऑपरेट करेंगे। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने शनिवार को बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ करके कही है। स्थानीय ज्ञान भवन में उद्योग विभाग के सहयोग से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का शनिवार को शुभारंभ हुआ, जिसमें बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर के भी बहुत से एंजेल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट ने हिस्सा लिया और फिर बिहार की स्टार्टअप कंपनियों को मार्गदर्शन देने के लिए आए निवेशकों ने उसमें 9 लाख से लेकर के 60 लाख रुपए तक का निवेश का चेक बिहार की स्टार्टअप कंपनियों को सौंपा। इस बीच सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार अब पूरी तरीके से बदल चुका है। बिहार को लेकर के निवेशकों की धारणा भी अब पूरी तरीके से बदल गई है। जहां उन्होंने कहा है कि बिहार के युवा अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर विदेशों में स्टार्टअप बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, तो फिर वे अपने जन्मभूमि में स्टार्टअप क्यों नहीं चला सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा ध्यान बिहार में स्टार्टअप के इकोसिस्टम को पहले से काफ़ी बेहतर करने पर है और वे दिन दूर नहीं जब बिहार के स्टार्टअप जो दूसरे राज्यों में रजिस्टर करके ऑपरेट करते हैं वे बिहार में ही रजिस्टर करेंगे और बिहार से ही ऑपरेट करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राम पंचायतों के विकास कार्य को गति देने के विभाग के द्वारा 2255 करोड़ 91 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इसमें गांवों में कई तरह की योजनाओं पर काम किया जाएगा। खबर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत 70% हिस्सा ग्राम पंचायतों और 15% जिला परिषद और पंचायत समितियों को दी जाएगी। इस पैसे से पंचायत के जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में विकास कार्य करेंगे। आपको बता दूं कि इस पैसे से बिहार के सभी पंचायतों में नल जल योजना को बेहतर किया जाएगा, नाली गली का पक्कीकरण होगा तथा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। साथ ही साथ शमशान घाटों और फिर कब्रिस्तानों का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैसे से पंचायतों में काम करने वाले कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। मानदेय, कार्यालय खर्च, फर्नीचर और स्टेशनरी पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बहुत जल्द पैसों की राशि भेजी जाएगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह कटियार आए हुए थे। वे विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पूर्णिया चले गए। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का चेहरा है। योगी आदित्यनाथ ने देश को गौरवान्वित किया है। जब पिछले कुछ सालों से राजनीतिक क्षेत्र में हिंदुत्ववादी नेताओं के प्रति धारणा बदली है। देश की राजनीति में मोदी और योगी समीकरण बहुत कुछ मायने रखता है। ये हिंदूवादी संगठन और हिंदुत्व की विजय का प्रतीक है। भारत अब तुष्टीकरण से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संविधान से चल रहा है। उन्होंने यूपी चुनाव में भाजपा की जीत को हिंदुत्व की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रदेश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां की जनता भला कैसे योगी को वोट नहीं देती। योगी की जीत हिंदुत्व की जीत है। योगी ने समाज के हर वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया है, जहां उनकी विकास कार्य से सभी देशव्यापी लाभान्वित हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 5 हो गई है, जहां जबकि कई लोग अभी भी बीमार है। जहां मामला बैखनपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव का है, जहां एक साथ 5 लोगों की मौत से पूरे जिले में हरकंप मच गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने शराब से मौत से इनकार किया है। जानकारी के मुताबिक बैखनपुर थाना क्षेत्र के बसहा गाँव निवासी देवेंद्र शर्मा तथा रमेश महतो समेत कई लोगों ने शुक्रवार की शाम को एक साथ शराब का सेवन किया था, जिसके बाद रात होते होते ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। शनिवार की सुबह तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक व्यक्ति बहरन मियां की शनिवार शाम को इलाज के दौरान मौत हो गई। जहां कई अन्य की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अभी भी इस घटना की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जब मृतक देवेंद्र शर्मा के पिता रामचंद्र शर्मा और फिर रमेश महतो की पत्नी परमिला देवी ने कहा है कि रात में शराब का सेवन करके घर आए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जब वही देवेंद्र शर्मा के पिता रामचंद्र शर्मा ने स्थानीय मुखिया और पुलिस पर जबरन अंगूठा का निशान लेकर के शराब से मौत नहीं होने की बात कहने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक यानी कि VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 134 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में VIP पार्टी की लॉन्चिंग हो गई है और जल्द ही यहाँ प्रखंड से लेकर के प्रदेश कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। VIP पार्टी झारखंड में रहने वाले निषाद समाज को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि यूं तो माँ और बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा और गहरा होता है। हर लड़की के लिए उसकी पहली रोल मॉडल और सब कुछ उसकी माँ ही होती है। जब दोनों के बीच प्यार हमेशा एक जैसा ही रहता है, लेकिन बिहार के बांका में माँ बेटी की रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जमीन के टुकड़े को लेकर के एक बेटी ने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया। जब बांका में जमीन को लेकर के हुए विवाद में एक बेटी ने अपने हाथों से माँ का गला घोंट दिया, जहां अपनी सगी माँ की हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हरकंप मचा हुआ है। इलाके के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो फिर वो भी हैरान रह गए। चर्चा होने लगी कि भला कोई बेटी भी इस तरह का कदम उठा सकती है। लोग इस घटना से काफी आहत हैं। जब वही महिला के पति और फिर लड़की के पिता इस घटना से काफी सदमे में है। जहां घटना के संबंध में बताया जाता है कि जब महिला के पति काम करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे, उसी बीच बेटी ने मां का कत्ल कर दिया। बेटी ने स्थानीय थाने को इसकी जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला फंदे से लटकी हुई है। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और जो कुछ देखा सब लोग हैरान हो गए। जब महिला के पति अलीगंज निवासी मोहम्मद फारूक ने बताया है कि करीब 1 साल पहले उन्होंने पुराने घर को बेच करके बेटी के नाम से जमीन खरीदी थी और घर बनाया था। उसके बाद दोनों माँ बेटी परिवार के साथ घर पर रहने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद बेटी मां के साथ मारपीट करने लगी। मां को घर से निकल जाने की धमकी देने लगी। इस बीच जान से मारने की धमकी भी बेटी देने लगी। मृतक बीबी फरजाना के साथ उसकी बेटी नुजहत खातून हमेशा जमीन और घर के लिए लड़ाई किया करती थी। जब मृतका के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी की हत्या उसकी बेटी ने ही की है। गला दबा करके पहले उसे मार डाला, फिर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। हत्या के बाद बेटी ने मां को फंदे से लटका दिया और आत्महत्या करने की बात कहने लगी। दोस्तों बात करते हैं कि अपने पुराने मित्रों से मिलने सीएम नीतीश कुमार पूरी टीम के साथ मोकामा बाढ़ के कई गांवों का भ्रमण किया और संघर्ष के दिनों को याद किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की खबर आते ही कई जगह पर उनके स्वागत की तैयारी की गई, तो जगह जगह माइक लगाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ में 3 दर्जन जगहों पर रुके और लोगों से बात की और कहा कि दिल से इच्छा थी कि पुराने साथियों से मिलूं और संघर्ष के दिनों के अपने पुराने
का दीदार करूं। नीतीश कुमार ने कहा है कि 5 बार इस इलाके ने मुझे सांसद बनाया है, ये कैसे भूल सकता हूं। काम अधिक होने की वजह से यहां पर नहीं आ पाता हूं, पर मिलना खूब चाहता हूं। सीएम की इस बातों से लोगों की भावनाएं जुड़ रही थी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नई पीढ़ी को देखकर काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएसईबी कक्षा 12वीं के रिजल्ट को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बिहार बोर्ड आज यानी कि सोमवार 14 मार्च से टॉपर्स का इंटरव्यू शुरू कर रहा है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में टॉपर्स का इंटरव्यू का काम पूरा कर लिया जाएगा। इससे संभावना जताई जा रही है कि बीएसईबी 12वीं का रिजल्ट होली से पहले 16 या फिर 17 को जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करने की डेट को लेकर के कोई भी आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। जब बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में लगभग 13 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कक्षा 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन 26 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित की थी। ये परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस में थर्ड जेंडरों की यानी कि किन्नरों की बहाली को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार पुलिस में सिपाही और दारोगा के लिए किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जा सकती है। जहां इस संबंध में विभाग की तरफ से एक संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। जहां इस संकल्प पत्र के अनुसार किन्नरों या फिर ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित में शामिल किया गया है। इसके तहत सिपाही या दारोगा की आगामी नियुक्ति में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर की सीधी नियुक्ति होगी। जब बैठक में बताया गया है कि बिहार पुलिस की अगली तमाम नियुक्तियों में थर्ड जेंडरों के लिए सीट अलग से रिजर्व रखी जाएगी। सामान्य प्रशासन की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार प्रत्येक 500 के स्लॉट में पिछड़ा वर्ग के रोस्टर बिंदु के विरुद्ध एक ट्रांसजेंडर की नियुक्ति होगी। योग्य ट्रांसजेंडर नहीं मिलने पर इसे पिछड़ा वर्ग कोटे के सामान्य उम्मीदवार से भरा जाएगा। जब बिहार पुलिस में अगले कुछ माह में बड़ी संख्या दारोगा और फिर सिपाही की बहाली होनी है। इनमें सीटों की संख्या के आधार पर लगभग 51 किन्नरों की नियुक्ति की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने बिहार की पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, बक्सर, पटना, सीवान, बांका, नालंदा में पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया है। आप तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। खबर के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव $140 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। जहां इसके बावजूद भी बिहार में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। जहां इसके दामों में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जानकारों की माने तो पेट्रोल डीजल के दामों में किसी भी वक्त वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि सरकार इसके दामों को ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रख सकती, क्योंकि कच्चे तेल के दामों में वृद्धि का असर तेल कंपनियों पर दिखाई देने लगा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पारिवारिक विवाद को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार जमीन बंटवारे से संबंधित नया कानून लाने जा रही है। बिहार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार बंटवारे से संबंधित कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। बहुत जल्द जमीन बंटवारा से संबंधित नया कानून पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में हिस्सेदारों के बीच अगर आपसी सहमति के आधार पर निदान नहीं होता है तो जमीन का बंटवारा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा। यानी कि नए नियम के अनुसार रकबा नहीं, कीमत के आधार पर जमीन का बंटवारा होगा। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि कानून बना करके इस तरह से बंटवारे का अधिकार DCLR को दिया जाएगा। संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया में विवाद खत्म करने के लिए सरकार जमीन बंटवारे की प्रक्रिया में ये नया बदलाव करने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि होली का त्यौहार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। जब यूपी, बिहार समेत देश भर में लोग धूमधाम से होली का त्यौहार मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल यूपी, बिहार में होलिका दहन का त्यौहार 17 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। आपको बता दूं कि इस दिन होलिका की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ इस दिन कोई भी मांगलिक या फिर शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता है। होलिका दहन सच्चाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त ज्योतिष के माने तो 17 मार्च 2022 को होलिका दहन का शुभारंभ मुहूर्त रात 9:06 से रात 10:16 तक है। इसके साथ होलिका दहन का त्यौहार बेहद ही खास सहयोग के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने RRB परीक्षा में गड़बड़ी के लिए किए गए आंदोलन के लिए रेलवे
स्क्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारियों को दोषी ठहराया है। जब पटना में एक कार्यक्रम में उन्होंने आरआरबी के अधिकारियों पर केंद्र सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। यह अचानक 2 परीक्षा की घोषणा करना गलत है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आरआरबी के लिए अगर 2 परीक्षाएं की आवश्यकता थी तो फिर विज्ञापन के समय या फिर उसके कुछ समय बाद संशोधित घोषणा की जानी चाहिए थी। जब परीक्षा से ठीक 1 माह पहले अचानक एक के बदले दूसरा परीक्षा की घोषणा करना गलत था। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वे आगे भी परीक्षा को, रोजगार और अन्य समस्याओं को सदन में उठाते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जब इंसान काम करते करते थक जाए तो एक ब्रेक की जरूरत होती है। इसके लिए सैर सपाटा एक बेहतर विकल्प माना जाता है। जब हम अपने देश में सैर सपाटे की बात करते हैं तो फिर गोवा और उसके समंदर के किनारे की तस्वीर हम लोगों के सामने आ जाती है, लेकिन बिहार से इसकी दूरी और खर्चे की वजह से मन महसूस करके रहना होता है। अब ऐसा नहीं होगा। बिहार सरकार ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाने का फैसला किया है। गोवा और चेन्नई के सी बीच का आनंद अब बिहार में ही उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां वाटर स्पोर्ट की सुविधा मिलेगी, पैरासेलिंग और जेट स्की की शुरुआत होगी, पैदल बोट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट समेत कई अन्य बड़े छोटे बोट की व्यवस्था होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार नगर निकाय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है। जहां स्वास्थ्य का दायरा बढ़ाने के लिए बिहार में 263 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह राष्ट्रीय शहरी मिशन के तहत प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने बिहार को नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्वीकृति दी है। जहां अभी तक शहरी क्षेत्र में 110 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से शहरी आबादी को स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनसे अलग होगा। यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिहार के नगर निगम क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्रों में इसकी स्थापना की जाएगी। नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में शहरी आबादी को बुनियादी और फिर लाइफ स्टाइल वाली बीमारियों का इलाज होगा। यह साथ ही बीमारियों के नियंत्रण में भी लाभ होगा। यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गौर संचारी रोग जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर की समय समय पर स्क्रीनिंग की सुविधा दी जा रही है। यह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की नेशनल हेल्थ मिशन NHM के सहयोग से नए सेंटरों के निर्माण की राशि की स्वीकृति मिल गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जहां शराब तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच होली पर्व को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट मोड में है। होली को देखते हुए जिला और थाना स्तर पर शराब के लिए बदनाम इलाकों को चिन्हित करके निगरानी बढ़ा दी गई है। जहां इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस और उत्पाद अधिकारियों को लगातार 24 घंटे निगरानी का टास्क दिया गया है। इसके साथ ही ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। होली तक रात के समय में भी ड्रोन की मदद से निगरानी और फिर छापेमारी हो रही है। जहां सूचना संकल्प और त्वरित कार्रवाई के लिए बाइक गश्ती तेज करने को कहा गया है। इसको लेकर के सभी जिलों के पुलिस और उत्पाद अधिकारियों को मुख्यालय स्तर से निर्देश जारी कर दिया गया है। मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा फोकस पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों पर है। इन शहरों के अंदर भी ड्रोन कैमरे की निगरानी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में जोरदार इजाफा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद अब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के बदले भाव में कमी होने की संभावना है। बाजार विश्लेषकों और राजनीतिक जानकारों की माने तो फिर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार आम लोगों को महंगाई की मार से बचाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत स्थिर या फिर कम कर सकती है। अब तक माना जा रहा था कि देश में 10 मार्च को अब 5 राज्यों में चुनावी परिणाम आएगा, तब पेट्रोल डीजल की कीमतों में जोरदार उछाल आ सकता है। लेकिन दुनिया के बाजार में देखे जा रहे बड़े बदलाव के कारण अब कीमत बढ़ने की संभावना कम लग रही है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ा क्रूड ऑयल की कीमतें चढ़ी थी। जहां युद्ध शुरू होने के दिन कच्चे तेल की कीमत $88 प्रति बैरल, जो अगले सप्ताह में बढ़कर के $139 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $139 पहुंचने पर यह साल 2008 के बाद सबसे ज्यादा कीमत रही। लेकिन दुनिया के बाजार में $139 की कीमत सिर्फ एक दिन रही। युद्ध के बीच बदली परिस्थितियों के कारण क्रूड के दाम नीचे गिरी। रविवार को क्रूड ऑयल की कीमत $109 प्रति बैरल रही। अगर यही स्थिति रही तो फिर बाजार जानकारों का कहना है कि क्रूड की कीमत आने वाले दिनों में $90 प्रति बैरल आ जाएगी। इससे भारत जैसे देश को बड़ा फायदा होगा। उस स्थिति में देश में तेल की कीमतों में 2 से 5 रुपए तक की कमी आ सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी क्रूड की कीमतों में आ रही कमी के कारण भारत
भारत में तेल कंपनियों ने कीमतों में स्थिर रखा है। चुनाव परिणाम आ जाने के बाद भी अब तक किसी प्रकार की जोरदार वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में होली तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। अगर उसके बाद भी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें गिरती है तो फिर भारत में फिलहाल कीमतों में उछाल नहीं आएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले साल बिहार बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को सदन में जो हंगामा हुआ था उसको लेकर के आचार समिति की रिपोर्ट आ गई है। जब विधानसभा की आचार समिति ने विधायकों के आचरण को लेकर के अपनी जांच रिपोर्ट विधानसभा को दी है। इस रिपोर्ट में 1 दर्जन विधायक दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। दरअसल पिछले साल 23 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भोजन अवकाश के बाद सदन में विपक्षी विधायकों ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 को लेकर के जमकर हंगामा किया था। विपक्षी विधायकों ने बिल का न केवल विरोध किया बल्कि किसी सूरत में उसे पारित न होने का संकल्प के साथ सदन को पूरी तरीके से बाधित किया था। जहां उनके विरोध का आलम यह था कि सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित करनी पड़ी। उग्र विरोधियों को सदन से बाहर करने के लिए पुलिस को बुलाया गया था। जहां उन्होंने जबरन विधायकों को बाहर निकाला। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट हुई है। बाद में जांच के आधार पर सिपाही शेषनाथ और सिपाही रंजित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी विधानसभा के आचार समिति को सौंपी थी। जहां विजय कुमार सिन्हा ने पत्र लिखकर के समिति को जांच करने को कहा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सबसे बड़े मक्का उगाने वाले राज्यों में से एक है। जहां ये देश का तीसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है जो राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 10% का योगदान देता है। वर्तमान में लगभग 0.65 मिलियन हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है जो बिहार के सकल घरेलू क्षेत्र का लगभग 7% है और 13 लाख से अधिक किसान मक्का की खेती में लगे हुए हैं। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा परिसर में 3 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन शुरू हो चुका है। इस मेले में आए वैज्ञानिकों ने बिहार के किसानों को मक्के की खेती से जुड़े कई तरह के बिजनेस आइडियाज भी दिए और साथ ही बताया है कि ये उनके लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे। यही नहीं, मेले में आए किसानों को वैज्ञानिकों ने बताया है कि मक्के की खेती में हाइब्रिड मक्के के बीजों का इस्तेमाल करें ताकि एक बार की फसल में ही उच्च पैदावार मिल सके। इसके अलावा जैसे जैसे मक्के की खेती कमर्शियल फार्मिंग बनती जा रही है ऐसे में यह युवाओं के लिए भी रोजगार का एक रास्ता बन गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से लोकसभा जाने की तैयारी कर ली है। जहां बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से भाजपा के बाबुल सुप्रियो सांसद थे। उन्होंने बाद में भाजपा छोड़ दी थी और टीएमसी का दामन थाम लिया था। इसी कारण आसनसोल में उपचुनाव हो रहा है और शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं बाबुल सुप्रियो को ममता बनर्जी ने बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने रविवार को पश्चिम बंगाल उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।